साल 1970 की सुबह मेडिटेरियन समुद्र की असामान्य बड़ी लहरों ने गाजा बीच पर एक अलग माहौल बनाया हुआ था। आसपास के फिशरमैन बड़े और तीव्र लहरों को देखकर नाव निकालने से मना कर रहे थे। समुद्र के किनारे बीच पर बच्चे खेल रहे थे तो कुछ लोग बीच पर घूम फिर रहे थे। अपना काम छोड़कर बैठे फिशरमैन लहरों के थमने का इंतजार कर ही रहे थे कि एक अजीब सा दृश्य उनके सामने प्रकट हुआ। लहरों को चीरते हुए रबर बोट्स किनारे की तरफ आ रही थी। उन रबर बोट्स पर सवार लोग गोलियां चला रहे थे। उन रबर बोट्स का पीछा इजरायली सोल्जर कर रहे थे। आगे के रबर बोट्स पर काउंटर अटैक कर रहे इजरायली सोल्जर काफी नजदीक पहुंच गए। दोनों तरफ भारी गोलीबारी हो रही थी। दोनों दलों के बीच हो रही इंटेंस फायरिंग ने बच्चों को डरा दिया और सभी लोगों के बीच भगदड़ मच गई। उन्हीं भगदड़ के बीच में से रबर बोट्स पर सवार ग्रुप बचकर भागने में कामयाब हो गई। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सोल्जर्स बीच पर घेराव करके छानबीन करने लगी, लेकिन कुछ हाथ न लगा और वह वापस लौट गए। उसी रात एक नौजवान फिलिस्तीनी अंधेरे में बीच के पास छुपे हुए ग्रुप को देखा और हथियार दिखाकर उनके बारे में पूछा। जवाब में ग्रुप लीडर ने खुद को पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का सदस्य बताया, जो लेबनान के टायर रेफ्यूजी कैंप से अपने आदमियों के साथ आया हुआ था। फिलिस्तीनी नौजवान ने परिचय सुनकर लेबनीज ग्रुप का स्वागत किया और उनके यहां आने का कारण पूछा। जवाब में लेबनीज ग्रुप के लीडर ने बताया कि कमांडर अबू सैफ ने उनको जबालिया के उत्तरी हिस्से में स्थित बेतलाहिया पर पॉपुलर फ्रंट कमांडर से मिलने को कहा और साथ ही साथ उनके आने वाले मिशन के लिए उनके साथ ढेर सारे पैसे और हथियार भी भिजवाए हैं। पैसे और हथियार के बारे में सुनते ही चेहरे पर मुस्कान लाते हुए फिलिस्तीनी नौजवान ने लेबनीज ग्रुप को अगले दिन कमांडर से मिलवाने की बात कही और इसी के साथ सभी को जबालिया रेफ्यूजी कैंप में ले गया। वहां एक आइसोलेटेड घर में लेबनीज ग्रुप रात भर रुकी। अगले दिन उन लेबनीज ग्रुप की मुलाकात पॉपुलर फ्रंट के कमांडर से होने वाली थी। लेबनीज ग्रुप और उनके सामने कुछ लीडर्स और कमांडर एक साथ एक घर में इकट्ठा हुए। सभी एक दूसरे से गले मिले और अपना परिचय बताया। लेबनीज ग्रुप के सभी आदमियों का चेहरा ढका हुआ था। कमांडर के ऑर्डर पर मीटिंग स्टार्ट हुई। मीटिंग में बात आगे बढ़ने वाली थी कि लेबनीज ग्रुप लीडर ने पूछा कि क्या सभी लीडर यहां मौजूद हैं। जवाब में पॉपुलर फ्रंट के कमांडर ने हां कहा। इसके बाद कुछ पल के लिए किसी ने कुछ भी ना कहा। लेबनीज ग्रुप लगातार सामने बैठे लोगों को घूर रही थी। लेबनीज ग्रुप लीडर ने घड़ी की तरफ देखते ही अपने लोगों को इशारा किया। इशारा पाते लेबनीज ग्रुप के मेंबर्स ने तुरंत बंदूक निकाली और एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के आतंकवादियों पर इस हमले में बच्चे और औरतों को कोई भी हानि नहीं पहुंची और 1 मिनट के अंदर कमरे में मौजूद पॉपुलर फ्रंट के लीडर्स और कमांडर्स मारे गए। इसके बाद लेबनीज ग्रुप उस घर से तुरंत भाग खड़ी हुई। जबालिया रेफ्यूजी कैंप, जो आतंकी गढ़ माना जाता था, वहां इस ग्रुप ने गढ़ में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। जबालिया की एक डिसाइडेड स्ट्रीट में गाड़ी आई और सभी उस गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। जिस ग्रुप ने शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनने का काम किया, दरअसल वो कोई लेबनीज ग्रुप नहीं बल्कि इजराइल डिफेंस फोर्स की टीम थी। और तो और रबर बोट्स का इंसिडेंट और इजरायली सोल्जर पर हमला करके भागना, यह सब एक ट्रैप था। टीम को लीड कर रहे 26 साल का यह नौजवान इजरायली आर्मी का बेस्ट फील्ड ऑफिसर कैप्टन मीर दगान था, जिन्होंने इन मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को मारने के लिए ऑपरेशन शैमलॉन डिजाइन किया। इस ऑपरेशन की सफलता ने जन्म दिया आने वाले वक्त में मोसाद के खतरनाक, शातिर और पलक झपकाने से पहले दुश्मन को नेस्तानाबूद करने वाले चीफ को। यह बात किसी से छुपी नहीं थी कि इजराइल के दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की संख्या है। चारों तरफ दुश्मन देश और इजराइल यह भी मानती थी कि अगर देश में बसे हुए 90% यहूदियों की आबादी को कुछ हो भी जाए तो दुनिया में ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सालों से हो रहे यहूदियों पर अत्याचार पे दुनिया मौन थी तो आगे भी मौन ही रहेगी। दुश्मनों को जंग में हराने का एक ही बड़ा सोर्स होता है और वह है इंफॉर्मेशन।
इसराइल ने 2 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया। देश के बाहर चल रही गतिविधियों और इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का जिम्मा मोसाद को मिला, तो वहीं बॉर्डर के आसपास पेट्रोलिंग और देश के पॉलिटिकल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का जिम्मा शबाक एजेंसी को दिया। 1970 का समय जहां इसराइल प्रगति कर रहा था, तो दूसरी तरफ पीएलओ द्वारा कई सारे आतंकी हमले इसराइल में हो रहे थे। गाजा स्ट्रिप जो आतंकी गतिविधियों से परेशान था, वहां पर बसे यहूदियों पे आए गए दिन हमले होते थे। हद तो तब हो गई जब गाजा में स्थित यहूदी बहुसंख्य इलाकों में 500 से ज्यादा आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, जिसमें कई यहूदी मारे गए। वारदातों को आगे न बढ़ने दिया जाए, इसलिए शबाक ने लिस्ट बनाई जिसमें मोस्ट वांटेड टेररिस्ट एंड लीडर शामिल थे। लेकिन समस्या यह थी कि इस लिस्ट में ज्यादातर आतंकवादी अपने मुख्य गढ़ गाजा में छुपे हुए थे और इन सब को अरेस्ट या न्यूट्रलाइज करना आसान न था। शबाक एजेंसी के साथ आईडीएफ के साउथ कमांड पोस्ट के हेड एरिक शरोन भी काम कर रहे थे। शबाक एजेंसी का मानना था कि आतंकवादियों को उनके गढ़ में घुसकर मारने के लिए ऐसे ऑफिसर्स को चुना जाए जो भीड़ में से चुन चुनकर फिलिस्तीन इन्फॉर्मर से मिले और उनसे अरबिक भाषा में बात कर अपने जैसा महसूस करवाकर बड़ी चालाकी से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। परंतु यह काम आसान न था, क्योंकि उन्हीं के एरिया में पकड़े जाने पर बचने का कोई चांस नहीं था और मारा जाना तो 100% तय। मेजर जनरल एरिक शरोन को इस सवाल ने 1969 में हुए घटना याद दिला दी, जब नॉर्थ सिनाई में इजराइल के सोल्जर्स लड़ाई में उलझे हुए थे और जगह जगहों पर दुश्मन का घेराव और माइंस का खतरा भी था। दुश्मनों ने कत्यूश रॉकेट जो टाइम फ्यूज से कनेक्टेड था और उसे माइनफील्ड के बीचों बीच रख दिया। कत्यूश रॉकेट का टारगेट आईडीएफ बेस था। कत्यूश रॉकेट को माइनफील्ड में घुसकर डिसेबल करने की हिम्मत किसी भी सैनिक में नहीं थी। इस टेंस सिचुएशन में 24 साल के नौजवान ऑफिसर रॉकेट को डिफ्यूज करने के लिए आगे बढ़ा और वह था मीर दगान। मीर दगान आगे बढ़ के माइनफील्ड्स के बीच पहुंचकर रॉकेट को डिफ्यूज किया, लेकिन लौटते समय कुछ आतंकियों ने हमला किया और भागते भागते माइंस के तार पैर पे पड़ते ही माइंस तेजी से फटने लगे। मीर दगान खुद को संभालकर आगे बढ़े। वह भागने में सफल तो रहे, लेकिन इस घटना में मीर दगान पूरी तरह से घायल हुए। उस घटना को याद करके मेजर जनरल शरोन ने शबाक एजेंसी को मीर दगान के बारे में बताते हुए कहा कि उनसे अच्छा और क्लैरिटी से कोई भी इस असंभव काम को नहीं कर सकता था। मेजर जनरल शरोन ने सीक्रेट टीम बनाई जिसे नाम दिया गया सेराट रिमन। गाजा स्ट्रिप में होने वाले मिशन के लिए मीर दगान को चुना गया। मीर दगान की उम्र उस वक्त 25 साल की थी, परंतु वे शेर का जिगर रखने वाले ऑफिसर थे। मीर दगान हर मिशन के लिए अपनी टीम को खुद तैयार करते थे। मेजर जनरल शरोन ने अपने एक्सपीरियंस से मीर दगान और उनके साथ काम करने वाली टीम मेंबर्स को सिलेक्ट किया। पूरे यूनिट को 6 महीने की कड़ी और सबसे कठिन ट्रेनिंग दी गई, जिसे पूरा करना सबके बस की बात नहीं थी। ट्रेनिंग पूरा करते ही मीर दगान को शबाक एजेंसी ने फाइल सौंपी, जिसमें गाजा स्ट्रिप में खूंखार आतंकवादियों के नाम शामिल थे। कैप्टन मीर दगान और यूनिट ने ऑपरेशन शैमलोन की रचना की, जिसमें उन्होंने कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा। इस ऑपरेशन की कामयाबी ने शबाक एजेंसी को यकीन दिला दिया कि कैप्टन मीर दगान किसी भी खतरे को झेलकर उसका सामना कर मिशन अकम्प्लिश कर सकते हैं। कैप्टन मीर दगान आईडीएफ के सबसे बैडेस्ट ऑफिसर में जाने जाते थे। शेर के जिगर वाले मीर दगान खतरों से पीछे नहीं हटते थे। एक सच्चा देशभक्त जिसे देखकर लगता था कि डर उनके जीवन में है ही नहीं। मीर दगान बेशक एक निडर सिपाही थे, परंतु उनका बचपन इससे विपरीत था। मीर दगान का जन्म 30 जनवरी 1945 में एक पॉलिश परिवार में हुआ था। मीर दगान के परिवार के साथ कई सारे यहूदी परिवारों को साल 1939 रशियन आर्मी द्वारा साइबेरिया में पलायन करना पड़ा। वजह थी जर्मन आर्मी ने उनके इलाके जीतकर कब्जा कर लिया। यह सब जानते थे कि हिटलर के रेन में यहूदियों के साथ क्या क्या हो सकता था। करीब 6 साल बाद सन 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद दगान परिवार अपने गांव वापस पहुंचा, लेकिन युद्ध के आग में पूरा गांव ध्वस्त हो चुका था। गांव वालों के हाथ कुछ फोटोग्राफ्स लगे जो युद्ध के बाद जर्मन आर्मी शायद लेना भूल गए थे। वह सारे तस्वीर जर्मन फौज द्वारा यहूदियों के जेनोसाइड के वक्त ली गई थी। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर मीर दगान के दादा डो एरिक की भी थी। जब जर्मन आर्मी यूनिट ने डो एरिक को मारने के लिए घेरा था, तो ऑफिसर ने सबसे पहले तस्वीर खींची और 2 सेकंड बाद गोलियों से भून दिया।
पोलैंड में 5 साल रहने के बाद मीर दगान का पूरा परिवार इटली पहुंचा और वहां से कैटल शिप में सवार होकर हमेशा के लिए इजराइल सेटल होने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में समुद्री तूफान का सामना जहाज को करना पड़ा। भारी तूफान के खतरे में मीर दगान को मौत का पहला भय दिखा और वो तब महज 6 साल के थे। 1 महीने बाद हजारों शरणार्थी से भरा जहाज हाइफा पहुंचा और हजारों यहूदियों को जूस एजेंसी ऑफिशियल के ट्रांजिट कैंप में सेटल किया। हर 5 परिवारों को एक कमरे में रखा जाता, परंतु धीरे धीरे मीर दगान का परिवार इजराइल में सेटल हो गया। मीर दगान छोटी सी उम्र में ही इजराइल के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखते। मीर दगान ने तय किया कि वे आर्मी ज्वाइन करेंगे। मीर दगान ने 17 साल की उम्र में स्कूल ड्रॉप आउट करके सेराट मटकल एलिट फोर्स के लिए एनलिस्ट हुए। सेराट मटकल सालों से इजराइल की नंबर 1 एलिट यूनिट के लिए जाना जाता है। इस यूनिट में अपनी जगह बनाने के लिए बड़े से बड़े असंभव टेस्ट को पास करना पड़ता है। इस एलिट फोर्स ने योनी नेतन्याहू, इजराइल के करंट प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और टफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी यूद बराक जैसे कई सारे टॉप इंटेलिजेंट लीडर्स इजराइल को दिए। 75 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद अगस्त 1963 सिर्फ 14 कैडेट्स के सिलेक्शन हुआ। मीर दगान कुछ चीजों की वजह से सिलेक्ट न हो पाए। उन 14 सक्सेसफुल कैडेट में से एक कैडेट डैनी यातोम आगे जाके मोसाद डायरेक्टर भी बने। अपने इनिशियल ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए डैनी यातोम ने कहा कि मीर दगान सबसे टफेस्ट कैडेट थे। उनका कहना था कि मीर दगान चाकू को जैसे खिलौना मानते थे। चाकू का सही निशाना और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की सही टाइमिंग मीर दगान से अच्छा परफॉर्म कोई नहीं कर पाता था। मीर दगान को पैराट्रूपर्स के ब्रिगेड रेकॉन यूनिट में लेफ्टिनेंट के रैंक में शामिल किया गया। साल 1967 6 डे वॉर में मीर दगान को पैराट्रूप कंपनी का कमांडर बनाया गया। सिनाई और गोलान हाइट में अपने बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी से टीम को लेस कैजुअलिटी के साथ लीड किया। इस लड़ाई में मीर दगान ने अपना सर्वोत्तम दिया, परंतु एक भारी एक्सप्लोजन में वे बुरी तरह से घायल हुए। मीर दगान को भारी चोट लगी और वे तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए। वहां अच्छी ट्रीटमेंट से वे जल्द रिकवर होने लगे। बेरशेवा के सोरका हॉस्पिटल में मीर दगान का हर वक्त ध्यान बेना नाम की एक नर्स रखती थी। मीर दगान को बेना से प्यार हुआ और दोनों वक्त के साथ एक दूसरे को चाहने लगे। साथ में दोनों खुश थे और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। मीर दगान की जिंदगी अचानक से सुकून भरी सी हो गई, लेकिन वे जानते थे कि यह सुकून कुछ पल का ही है, क्योंकि फर्ज उन्हें मीठी सी नींद से जगाने वाला था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। स्ट्रगल था, परंतु वक्त के साथ मीर दगान अपने ड्यूटी और परिवार दोनों को मैनेज करने लगे। जनवरी 1971 रविवार का दिन था। 31 साल के बॉब अरोयो नाम के एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव अपने परिवार के साथ ड्राइव पर था। बॉब के परिवार में उनकी पत्नी प्रीति और 2 बच्चे थे। मार्क उम्र 7 साल और एबिगेल उम्र 5 साल। दोपहर 3 बजे बॉब अपने परिवार के साथ ड्राइव करता हुआ गाजा स्ट्रिप से आगे अल अरीश पहुंचा। कुछ फिलिस्तीन गांवों को पार कर हाईवे के रास्ते से गाजा स्ट्रिप के उत्तरी हिस्से पर पहुंचा। कार को मीडियम स्पीड में ड्राइव करते हुए बॉब आगे बढ़ रहा था कि तभी उन्होंने देखा कि एक लड़के ने हैंड ग्रेनेड कार पर फेंका, जिसकी वजह से एक बड़ा सा धमाका हुआ। इस धमाके में कार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई। बॉब के दोनों बच्चों की उसी वक्त मौत हो गई। बॉब की पत्नी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से प्रीति आजीवन अपाहिज बनकर रह गई। बॉब के दोनों बच्चों की मौत ने जन आक्रोश को बढ़ा दिया। लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल गवर्नमेंट से रिटेलिएशन की मांग करने लगे। आईडीएफ ने तुरंत 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। हैंड ग्रेनेड फेंकने वाले लड़के का नाम मोहम्मद सुलेमान अल जाकी, उम्र 15 साल थी, और उसके साथ 2 और साथी थे जिनकी उम्र 16 साल और 17 साल थी। आईडीएफ गाजा में जाके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यहां तक टेररिस्ट के न मिलने पर परिवार वालों से पूछताछ करनी शुरू की, परंतु पूर्ण सहयोग न मिलने पर डेटोनेटर से उनके परिवार के घर को तबाह कर दिया। इन सब चीजों से पता चल गया कि आईडीएफ किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शने के लिए तैयार न थी। वहीं दूसरी तरफ मीर दगान और टीम ने अपना ही रूल सेट कर रखा था। आतंकवादियों को अरेस्ट नहीं, सीधा घुसकर मारने का काम चल रहा था।
मीर दगान का शायद यह मानना था कि किलिंग से इजराइल के पेपर वर्क्स और कोर्ट का समय कम बर्बाद होगा। 29 जनवरी 1971 मीर दगान अपने बड़ी टीम के साथ जबालिया रेफ्यूजी कैंप पे पहुंचे। वहां एक गाड़ी को रोका जिसमें 2 खूंखार आतंकवादी फवाजी अल रहेदी और मोहम्मद अल असाद सवार थे। गाड़ी को आईडीएफ सोल्जर ने घेर लिया था। मीर दगान बंदूक हाथ में लिए पहुंचे। मोहम्मद अल असाद ने अचानक अपने जेब में हैंड ग्रेनेड निकाला और सबको पीछे हटने को कहा। सभी सोल्जर पीछे हटने लगे, लेकिन मीर दगान के दिमाग पर गुस्सा सवार था और कुछ सुने बिना आगे बढ़ने लगे। मीर दगान के न रुकने पर मोहम्मद ने तुरंत ग्रेनेड को अनपिन करके फेंकने ही वाला था कि मीर दगान ने हाथ से ग्रेनेड पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मोहम्मद को जोर का मुक्का मार के वहीं बेहोश कर दिया। मीर दगान ने जल्दी से ग्रेनेड को पिन करके आसपास के सिविलियंस और सिपाहियों की जान बचा ली। इस वीरता के लिए आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ मीर दगान को मेडल ऑफ करेज से सम्मान किया। साल 1968 से 1972 इन 4 सालों में मीर दगान की टीम ने एग्रेसिव और रेस्टलेस तरीके से गाजा और फिलिस्तीन के कई जगहों पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किया। शबाक एजेंसी द्वारा 400 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट थी। मीर दगान की टीम ने 4 सालों में 390 आतंकवादियों को मार गिराया। हर साल गाजा में जहां यहूदियों पर 100 से ज्यादा आतंकी वारदात होते थे, वहां 4 सालों में यह घटकर सिर्फ 37 घटना तक रह गई। साल 1996 मीर दगान मेजर जनरल के पद पर रिटायर हुए, लेकिन इसके बाद भी कई सारी बड़ी चुनौतियां मीर दगान को घेरने के लिए तैयार थी। मोसाद, जिसे दुनिया का सबसे रूथलेस इंटेलिजेंस एजेंसी का दर्जा मिला हुआ था, और वजह थी उनके अनगिनत टफ कोवर्ट ऑपरेशंस का एग्जीक्यूशन और एग्जिट प्लान। लेकिन 1990 दशक के बाद मोसाद का डाउनफॉल शुरू हो चुका था। साल 1997 जॉर्डन में मोसाद द्वारा हमास लीडर खालिद मशाल के असैसिन फेलियर के बाद कई सारे मोसाद एजेंट्स पकड़े गए और उन्हें छुड़वाने के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ी। एजेंट्स को छुड़वाने के लिए इजराइल सरकार को जेल में कैद कई सारे टेररिस्ट लीडर्स को आज़ाद करना पड़ा। इसके बाद मोसाद के स्विट्जरलैंड, सिप्रस, न्यूजीलैंड और कई सारे ऑपरेशंस फेल हुए। आए गए दिन मोसाद के एजेंट्स दुनिया भर में एक्सपोज हो रहे थे, तो कुछ लोग बीच रास्ते में कोवर्ट ऑपरेशन को छोड़कर मुश्किल से जान बचाने में कामयाब हुए। डेनी यातोम के बाद साल 1998 से 2002 तक मोसाद के चीफ की जिम्मेदारी इफ्राम हेलवी को मिली, लेकिन उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब साबित हुआ। इस वक्त इजराइल प्राइम मिनिस्टर एरिक शेरोन की चिंता बढ़ने लगी थी। एरिक शेरोन सोच में पड़ गए थे कि आखिर मोसाद चीफ की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। एरिक शेरोन ढूंढ रहे थे एक ऐसे चीफ को जो बेहद शातिर और बोल्ड हो, जो दुश्मन से 2 कदम आगे की सोच रख सके। एरिक शेरोन की तलाश मीर दगान पे जाके खत्म हुई। मीर दगान, वही मीर दगान जिसे एरिक शेरोन ने 32 साल पहले गाजा में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए चुना था और 6 डे वॉर में भी साथ में काम कर चुके थे। 57 साल के मीर दगान, जिनका रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर वक्त परिवार के साथ खुशी से गुजर रहा था, रोज बच्चों के साथ खेलना, वक्त बिताना, यूं कहे तो क्वालिटी टाइम अपना एंजॉय कर रहे थे। मीर दगान तो जैसे अपना गुजरा हुआ युद्ध का मैदान भूल ही चुके थे, लेकिन यह समय का चक्र ही था जिसने मीर दगान को उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। एरिक शेरोन ने मीर दगान को फोन किया और कड़े शब्दों में दगान से कहा, मीर, अब तुम्हें मोसाद के चीफ की जिम्मेदारी दी जाएगी, जल्द से जल्द मेरे ऑफिस में आ जाओ। मीर दगान के लिए यह काम हद से भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब इस एस्पिनाच गेम में पासा पलट चुका था और दुश्मन देश भी ज्यादा तैयार बैठा था। जहां 70-80 के दशक में चकमा देना कुछ हद तक आसान था, परंतु आज इस आधुनिक समय में हाईटेक सीसीटीवी कैमरा, मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम, मॉडर्न इक्विपमेंट से बड़े एजेंट को एक्सपोज करने की ताकत रखता था। समय आ गया था मोसाद को इन लूप होल्स पर काम करने का और एक नए फॉर्मेशन की। साल 2002 मीर दगान को 10वें चीफ ऑफ मोसाद की जिम्मेदारी मिली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का यह फैसला मोसाद के ऑफिसर्स को गवारा न हुआ। मीर दगान का मोसाद में आते ही खास स्वागत नहीं हुआ। मोसाद के कई सारे बड़े ऑफिसर्स ने जॉब से रिजाइन कर दिया। उनका मानना था कि मीर दगान ने कभी विदेशी धरती पर कोवर्ट ऑपरेशंस नहीं किए, इसलिए उन्हें कोवर्ट ऑपरेशंस को हैंडल करना बिल्कुल भी नहीं आएगा। मीर दगान को लोग इस काम के लिए अनुभवहीन मानने लगे, परंतु मीर दगान ने उन आलोचना को अपॉर्चुनिटी मानकर काम करना शुरू कर दिया। मीर दगान ने आते ही विदेशी धरती पर अपने अग्रेसिव स्टाइल से ऑपरेशन कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया। 26 सितंबर 2004
सीरिया के दमास्कस में हमास लीडर इस अल्दीन सोबी शेख को मौत के घाट उतरवाया। 6 सितंबर 2007 ऑपरेशन ऑर्चर्ड सीरिया की न्यूक्लियर रिएक्टर के सारे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके इजराइल ने एयर स्ट्राइक द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर को नेस्तनाबूद करके इजराइल के उभरते खतरे को खत्म कर दिया। 12 फरवरी 2008 सीआईए के मोस्ट वांटेड हिजबुल्लाह लीडर इमाद मुगनिया को मोसाद द्वारा दमास्कस में मार गिराया। 12 जनवरी 2010 20 साल तक रहा हमास का मोस्ट वांटेड लीडर मोहम्मद अल मबाक को दुबई में मार गिराया। साल 2011 मीर दगान मोसाद से रिटायर हो चुके थे। इन 9 सालों में मीर दगान ने मोसाद को उनका खोया हुआ नाम वापस दिलाया और आलोचकों को यह बताया कि वह पहले भी स्ट्रेटेजी मेकर थे और अब तो स्पाई मास्टर। मोसाद फिर से दुनिया का नंबर 1 स्पाई नेटवर्क बना। संघर्ष की दुनिया में पैदा होने से इजराइल के काउंटर टेररिज्म यूनिट से मोसाद के डायरेक्टर तक मीर दगान ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। युद्ध का मैदान हो या विदेशी धरती पर दुश्मनों को निपटाना, मीर दगान हमेशा सामने वाले से 2 कदम आगे ही रहते। मीर दगान आज मोसाद और एस्पिनाज वर्ल्ड के दुनिया में लेजेंड माने जाते हैं। 17 मार्च 2016 मीर दगान ने तेल अवीव में अपनी आखिरी सांस ली, परंतु आज और आने वाले वक्त में उनके द्वारा किए हुए काम इजराइल और दुनिया हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों, यह कहानी थी स्ट्रेटेजी मेकर और एस्पिनाज वर्ल्ड के किंग मीर दगान की। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, फिर एस्पिनाज वर्ल्ड को ध्यान से समझने की तलाश में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।